वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पाठ जयशंकर प्रसाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे। इसमें जो हम आपको प्रश्न उत्तर बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर ये पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप अपनी कॉपी के अंदर भी नोट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखें तो आपको सारे प्रश्न उत्तर पक्के याद हो जाएंगे। तो देखें, आप पहला आपको दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो उसमें पहला प्रश्न आपको दिया है जयशंकर प्रसाद का जन्म खाली स्थान में हुआ। तो आप सबको याद होगा जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आपको दिया है खाली स्थान पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। तो किस पर दिया गया था। तो उन्होंने कामायनी पुस्तक की रचना की थी। उस कामायनी पुस्तक पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, ठीक है ना। किस पर, कामायनी पुस्तक पर। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है। तो असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता कौन सी थी। तो आत्मकथ्य थी। कौन सी थी, आत्मकथ्य। असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य थी। आगे चलते हैं, चौथा आपको दे रखा है खालिस्तान शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। तो कौन सी शैली में की है। तो वो शैली आपसे पूछ रहा है, तो वो शैली का नाम है छायावादी, ठीक है ना। तो छायावादी शैली के अंदर लिखी गई कविता जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है, ठीक है ना। तो कौन सी शैली में लिखी गई है, छायावादी शैली के अंदर। आगे चलते हैं, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की खालिस्तान है। तो ये सब क्या है, ये नाटक है, ठीक है ना। अजातशत्रु हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, ये आपको याद भी रखने हैं नाम। तो ये सब प्रसाद जी के नाटक हैं। हम इनको बार बार रिपीट कर रहे हैं तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आप वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपका 8 बार रिवीजन हो जाएगा। मतलब आपने 4 बार वीडियो देखी तो आपका 8 बार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार वीडियो के अंदर हम 2 बार दोहरा रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको सत्य और असत्य कथन आपको दिए गए हैं। तो देखें आप, पहला आपको दिया है प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति, ओज का साहित्य माना जाता है। तो देखो, प्रसाद का जो साहित्यिक जीवन था, क्या उसको कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का माना जाता है। तो बिल्कुल माना जाता है। तो ये सत्य कथन है, ठीक है ना। प्रसाद जी के गुरु के आग्रह किया कि वे अपनी आत्मकथा लिखें। तो प्रसाद जी के गुरु ने आग्रह किया था कि मतलब वो अपनी आत्मकथा लिखें, तो बिल्कुल भी नहीं किया था। तो इसमें गलत हो जाएगा ये कथन। आगे देखते हैं, आत्मकथ्य कविता पहली बार 1935 में आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। तो यह कथन सत्य है क्या। तो ये कथन भी असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि देखें आत्मकथ्य कविता जो पहली बार प्रकाशित हुई थी तो 1935 में नहीं हुई थी, वो 1932 में हुई थी, ठीक है ना। याद रखें आप, 1932 में हुई थी। आगे चलते हैं, आत्मकथ्य कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। क्या ये कथन सत्य है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। जो आत्मकथ्य कविता है उसके अंदर जो कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है एक तरफ, तो और दूसरी तरफ क्या है, एक महान कवि की विनम्रता है। अगला प्रश्न आपको दिया है जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1879 में हुआ था। तो क्या जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है कथन, ठीक है ना। 1889 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, वाराणसी में हुआ था। आपको सब चीज़ें जोड़कर याद रखनी है। वीडियो को 10-15 बार देखो, पक्का याद हो जाएगा। आपकी नस नस में उतर जाएगा अगर आप वीडियो को 10-15 बार देख लेंगे तो। फिर आप बोर्ड के अंदर खुद ब खुद आपको याद आ जाएगा कि इसका क्या उत्तर है। कवि ने मधुप शब्द का प्रयोग किया है। तो कवि ने मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो आप सबको पता है, अंतर्मन के लिए किया है। किसके लिए किया है, अंतर्मन के लिए किया है। आगे चलते हैं, दूसरा देखें आप, सरलते संबोधन किया है। तो सरलते संबोधन किसके लिए किया है। तो सरल स्वभाव के लिए किया है, ठीक है ना। जो सरलते शब्द है वो सरल स्वभाव के लिए किया है। कविता में थका प्रतीक कौन है। तो आप सबको पता है कविता में थका प्रतीक कौन है। तो कविता में थका प्रतीक कवि है, खुद कवि है, ठीक है ना। कवि ने अपनी आत्मकथा को बताया। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया था। तो आप सबको पता है भोली जैसा बताया था। मतलब वो बहुत ही भोली कथा है, उनकी आत्मकथा जो है वो बहुत भोली है, ऐसा उन्होंने बताया था। कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया। तो कवि को ऐसा कैसा स्वप्न आया कि उससे उसकी नींद खुल गई। तो उसको प्रेम का स्वप्न आया था, ठीक है ना। उसको कौन सा स्वप्न आया, प्रेम का उनको सपना आया था जिससे उनकी आँख खुल गई थी। आगे देखते हैं, आत्मकथ्य कविता सर्वप्रथम कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो आत्मकथ्य जो कविता है वो 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, हमने आपको पहले भी बताया। आत्मकथ्य जो कविता है वो सर्वप्रथम 1932 के अंदर हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। दूसरा देखें आप,
देखो ये गागर रीति से कवि का क्या अभिप्राय है? तो गागर रीति से आश्रय है उपलब्धियों से रहित, जिसमें कोई भी उपलब्धियां ना हो, असफल जीवन से। यानी गागर रीति का मतलब क्या है कि असफल जीवन, जिसमें कोई भी उपलब्धियां ना हो, ठीक है ना, वही तो असफल जीवन होगा जिसने कुछ भी उपलब्धियां हासिल नहीं करी होगी। तो वही गागर रीति से उनका आश्रय था, उससे वो बताना चाह रहे थे। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता था? तो कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? तो इसलिए कि उनकी उनका जो भोला स्वभाव है, ठीक है ना, वो प्रकट हो जाएगा लोगों के सामने, ठीक है, और जिससे उनकी सरलता की हंसी उड़ाई जाएगी, ठीक है। जो उनका स्वभाव है भोलापन, उसकी हंसी उड़ाई जाएगी लोगों के द्वारा। अगर उन्होंने अपनी आत्मकथा लिख ली, फिर लोग पढ़ेंगे उसको तो वो देखेंगे कि यार कवि कितना ज़्यादा भोला है, तो उसके भोले स्वभाव की हंसी उड़ाई जाएगी, इसलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। आगे देखते हैं। ये लोग करते रहते हो अपना व्यंग मलिन उपहास, ठीक है ना, ये लोग करते रहते हो अपना व्यंग मलिन उपहास। इस पंक्ति का क्या आश्रय है? तो इस पंक्ति का आश्रय है कि कवि के अनुसार संसार में आत्मकथाएं लिखने वाले स्वयं को ही व्यंग और उपहास का पात्र बना लेते हैं, यानी हंसी का पात्र बना लेते हैं। अपनी दुर्बलताओं, असफलताओं सुनाकर ये जो है लोगों को दूसरों के ऊपर हंसने का और व्यंग करने का अवसर दे रहे हैं। यानी जो आत्मकथा लिखता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, जो अपनी असफलताएं हैं, अपनी दुर्बलता है, वो सब अपने को उजागर करेगा, क्योंकि अपनी आत्मकथा लिख रहा है। आत्मकथा का मतलब क्या है? स्वयं के द्वारा अपनी कहानी लिखना, खुद की कहानी लिखना। जब वो खुद की कहानी लिखेगा तो उसमें वो अपनी दुर्बलता भी बताएगा, कमजोरियां भी बताएगा, असफलताएं भी बताएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, उसको सब कुछ बताएगा। वो अपने स्वभाव के बारे में बताएगा। तो इससे वो लोगों को मौका दे रहा है उन पर हंसने का, ठीक है ना। तो आत्मकथा पढ़ने से लोग उन जो कवि है जिसने आत्मकथा लिखी है उस पर हंस सकते हैं। तो इसलिए ये आपको इस पंक्ति से आश्रय ये स्पष्ट करना चाह रहे थे कवि। आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न आपको दिया है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा पंक्ति का क्या आश्रय है? तो देखो, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, तो कवि कहते हैं कि मेरी जो व्यथाएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, सब थक कर मौन हो चुकी है, ठीक है ना। सब थक गई है, मतलब इतनी कठिनाई आ गई, इतनी सब कुछ हो गया जो सब थक कर मौन हो गई, मतलब शांत हो गई है। अब एक भी कठिनाई नहीं है, ठीक है ना, कोई भी परेशानियाँ मेरे जीवन में अब नहीं रही है। तो ये हमने आपको सारे प्रश्न उत्तर बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। तो वीडियो को 5 से 10 बार देखो, सारे के सारे आपके दिमाग में चिपक जाएंगे। बस आप देखते रहें वीडियो को बार बार, तो आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है ना। और हम आपको बता देते हैं कि हमने आपके हिंदी के सभी पार्ट कवर करा दिए हैं। तो उसकी आपको कमेंट के अंदर पिन कमेंट होगा, उसमें आपको एक लिंक दी गई है। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट के इसी तरीके से वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर पार्ट के चैप्टर वाइज हमने करा रखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, तो वो आप देख सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब, तो आप फटाफट जाकर उसको देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।